गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को आज इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा क्या मैं मोनोपोली। मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। मैं एकाधिकार के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। एकाधिकार मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई फर्म जो होती है, जो फर्म होती है वो मार्केट में सिर्फ एक ही माल जो उत्पादित करके बेचती है और उस वस्तु पे उस व्यक्ति या कंपनी का पूरा एकाधिकार है। सिर्फ मार्केट में उसी की वस्तु होती है, ठीक है। उसी को मार्केट में वस्तु पर जिसका पूर्ण रूप से एकाधिकार है, उसके अलावा और कोई वस्तु उत्पादित नहीं करता कोई कंपनी या फर्म, तो इस स्थिति को एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। ये मोनोपोली जो शब्द बना है, किससे बना है? अंग्रेजी शब्द से बना है, ठीक है। अंग्रेजी शब्द से बना है। किससे बना है? अंग्रेजी शब्द के दो शब्दों से बना है, मोनो और पोली से। मोनो का मतलब क्या होता है? हाँ? एक या अकेला, ठीक है। पोली का मतलब है? पोनी का मतलब विक्रेता, विक्रेता या क्रेता, ठीक। अंग्रेजी शब्द के मोनोपोली से बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर। मोनो मतलब होता है अकेला, ठीक है। पोली मतलब होता क्या? क्या बात है, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कौन सर? सर अरे सर आज बच्चे ज़्यादा हो गए इसलिए। मोनो मतलब अकेला होता है, पोली मतलब विक्रेता। अकेला विक्रेता जो मार्केट में, जो व्यक्ति मार्केट में अकेला अपना एक ही सामान अकेला विक्रेता रहता है, ठीक है। अकेला विक्रेता या एकाधिकारी। एकाधिकारी चाहे एकाधिकार, ठीक है। उसी व्यक्ति, उसका पूरा मार्केट पे एकाधिकार होता है। देखो मोनोपोली लिख लो। मोनो का अर्थ होता है, लिखना पड़ेगा तुम लोगों के इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अंग्रेजी शब्द से बना है, अंग्रेजी शब्द मोनो धन पोली से बना हुआ है, ठीक। अकेला विक्रेता या एकाधिकार, या एकाधिकार। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एकाधिकार में क्या होता है? एक ही उत्पादक होता है और उसका ही वो कंपनी का जो माल उत्पादित करता है सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट उत्पादित करता है और उसके खिलाफ कोई प्रतिस्पर्धी कंपनी नहीं होती है। दूसरी कंपनी और कोई नहीं होती है जो उस तरह का प्रोडक्ट बनाए। लक्स, लाइफबॉय, ये सब एक ही तरह के हैं ना। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर सिर्फ बिल गेट्स की कंपनी बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर। हाँ, कौन बनाता है? ठीक है। तो हाँ, मतलब मोनोपोली का एक एग्जाम्पल है कि वो ब्रांड जो होती है वो मार्केट में सिर्फ उसी की ब्रांड होती है और वो क्या होता है? मनमाना रेट या प्रत्येक बस व्यक्ति को अलग अलग रेट पे वो दे सकता है, क्योंकि उस चीज़ पे उसका एकाधिकार है। वो मनमाना रेट लगाता है, मूल्य लगा सकता है या अलग अलग चीज़ों, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दाम पे भी बेच सकता है, क्योंकि उसका मार्केट में एकाधिकार है उस वस्तु पे। तो वो जितना चाहे, जिस वस्तु को चाहे उस कीमत पे बेच सकता है। व्यक्ति के हिसाब से भी बेच सकता है, मार्केट के हिसाब से बेच सकता है। इंडिया में कुछ और रेट दे सकता है और चाइना में कुछ और हो सकता है, नेपाल में कुछ और हो सकता है, ठीक है।
क्योंकि वो उसको पूरा अधिकार है। और ये जान लो माइक्रोसॉफ्ट पूरा 100% पूरे वर्ल्ड में छा गई थी। तो अमेरिका की एक नीति होती है कि कोई कंपनी यदि एकाधिकार प्राप्त कर लेती है तो उसे तोड़ दिया जाता है, 2 भागों में कर दिया जाता है। तो तुमने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट और मिलिंडा उसकी बीवी का नाम है, बीवी के नाम पर 2 कंपनी तोड़ के कर दी गई थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते। हाँ, अरे उसकी बीवी का जो भी नाम है, ठीक है, वो तोड़ के 2 कंपनी कर दी गई, क्योंकि अमेरिका में ये रूल है कि कोई कंपनी यदि एकाधिकार प्राप्त कर लेती है तो उसे 2 भागों में तोड़ना पड़ता है, ठीक है, वहाँ का रूल्स है, ठीक। अब इसके लिए अब तुम लोग परिभाषाएं लिख लो मोनोपोली की। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल था और थोड़ा सा एकाधिकार के बारे में बताना था, ठीक है, बताया। अब लिखो परिभाषाएं। एकाधिकार की परिभाषाएं क्या है? लर्नर के अनुसार, लर्नर ने परिभाषा दी है, ठीक है। लर्नर के अनुसार देखो, एकाधिकारी का अभिप्राय, ना पेन तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, दोस्त लिख रहा है ना। एकाधिकारी का अभिप्राय उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मान वक्र गिरता हुआ होता है, जिसकी वस्तु का मान वक्र गिरता हुआ होता है, ठीक। दूसरा है, दूसरे की परिभाषा समनर की। समनर, कहीं कहीं सुमनर भी लिखा होता है लेकिन समनर लिखते हैं, सुमनर भी लिखा होता है लेकिन समनर होता है, समनर के अनुसार, ठीक है। विशुद्ध, देखो परिभाषा, विशुद्ध एकाधिकारी से आशय, विशुद्ध एकाधिकारी से आशय, विशुद्ध मतलब एकदम प्योर, हाँ, शुद्ध एकाधिकारी से आशय मांग की लोच, हाँ, मांग की लोच शून्य होने से है, मांग की लोच शून्य होने से है। मार्केट में जो वस्तु क्या होता है, उपयोग किया जाता है, जब मांग होती है किसी वस्तु की, उसी हिसाब से मांग होती है ना मार्केट में जिस हिसाब से मांग होती है उसी हिसाब से वस्तु का उत्पादन होता है या वस्तु की कीमत होती है, ठीक है, मांग के हिसाब से। क्या लिखा? आशय मांग की लोच शून्य होने से है, जबकि शुद्ध प्रतियोगिता में मांग की लोच, जबकि शुद्ध प्रतियोगिता में मांग की लोच असीमित होती है, मांग की लोच असीमित होती है। लोच, मांग की लोच फ्लैक्चुएशन बोलते हैं, जो मार्केट में फ्लैक्चुएट होती रहती है, मांग घटती है बढ़ती है, घटती है, कभी मांग बढ़ जाती है। जब महंगाई बढ़ जाती है, आलू की महंगाई बढ़ी थी तो आलू कितना यूज करते थे, सोचते थे कम यूज हो, ठीक है। प्याज जब महंगा हो जाती है तो क्या होता है, एक एक प्याज, आधा प्याज करते हैं लोग, छिलका उतारते हैं और दूसरा भाग उतारते ही नहीं है। तो ये होता है, जब महंगाई बढ़ती है तो यही होता है। फिर महंगाई जब घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है ना चीज़ों की, ऐसे ही होता है। यही मांग की जो फ्लैक्चुएट होती है मार्केट में, उसी को लोच कहते हैं, ठीक। प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में, प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में, एकाधिकारी अक्षरशः एक विक्रेता होता है, एकाधिकारी अक्षरशः एक विक्रेता होता है और एकाधिकार शक्ति पूर्ति के संपूर्णतः नियंत्रण पर आधारित होता है।
होता है और एकाधिकारी शक्ति पूर्ति के संपूर्णतः नियंत्रण पर आधारित होता है। संपूर्णतः नियंत्रण पर आधारित होता है मतलब परिभाषा ही कुछ बता रही है कि क्या होता है, एकाधिकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है मार्केट पे। वस्तु जितना जो उत्पादन इस वस्तु को करता है उसका पूरा नियंत्रण होता है उस वस्तु पे और मार्केट पे। वो मन जिस हिसाब से चाहे मार्केट में जितना माल चाहे वो उतार सकता है या बेच सकता है। ठीक है, इसी को रोकने के लिए बहुत से कानून भी बने हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक, चैम्बरलिन के अनुसार चैम्बरलिन के अनुसार लिखो, एकाधिकार का अभिप्राय पूर्ति पर नियंत्रण से है। एकाधिकार का अभिप्राय पूर्ति पर नियंत्रण से है। पूर्ति पर नियंत्रण, देखो मार्केट में माल की जाती है पूर्ति, इसमें पूर्ति करोगे मार्केट में उतारोगे बस अपनी वस्तु को, तो पूरी जो पूर्ति करता है उस पर पूरा नियंत्रण होता है उसका, जो उत्पादक होता है या फर्म क्या, पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है, ठीक, अब लिख इसकी विशेषताएं लिख लो, विशेषताएं लिखो। विशेषताएं सिर्फ मैं हेडिंग दिखा दे रहा हूँ, तुम लोग अपने में लिख लेना। ठीक है, पहला है एकाधिकार की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। एकाधिकार की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है अकेला उत्पादक अथवा विक्रेता। अकेला उत्पादक अथवा विक्रेता। एकाधिकार में मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्पादक या विक्रेता जो होता है वो अकेले ही होता है, उस वस्तु पे अकेला उत्पादन करता है, इसलिए वो मार्केट में मनमाना रेट बेचता है। मैं कई बार इस चीज़ को बता रहा हूँ। ठीक है, अकेला उत्पादक या अथवा विक्रेता। दूसरा क्या है, फर्म एवं उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। फर्म एवं उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। फर्म एवं उद्योग, फर्म एवं उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची मतलब समझते हो, समान, एक दूसरे का एक ही चीज़ का दो अर्थ होता है। हाँ, समानार्थी या पर्यायवाची। ठीक, तीसरा है प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं का अभाव। प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं का अभाव। प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं का अभाव मतलब क्या होता है कि एक जो उत्पादक एक वस्तु को एक निर्माण कर रहा है, तो इसको प्रतिस्थापित करने के लिए कोई और वस्तु कोई कंपनी उत्पादित कर ही नहीं रही है मार्केट में, तभी तो प्रतिस्थापित होगी। जब एक वस्तु कोई आएगी इसे मार्केट से बाहर करेगी तभी तो, या मार्केट में और एक वस्तु आ गई तो इसके रेट पे क्या होगा, कीमत कम हो जाएगी। देखो मोबाइल फोन है, नोकिया को किसने प्रतिस्थापित कर दिया, मार्केट से हटा दिया ना नोकिया को। लेकिन पहले क्या था, नोकिया ही ब्रांड थी, नोकिया के अलावा कोई लोग पसंद नहीं करते थे और कंपनी खरीदती नहीं थी। क्यों? क्योंकि नोकिया का जो पहले मोबाइल था वो टिकाऊ था, ठीक है, और विश्वास नोकिया ने बना रखा था। अब नोकिया कहीं कोई देखते हो खरीदते हुए, किसको देख रहे हो, ओप्पो, वीवो, ठीक है, सैमसंग, ये ब्रांड आ गए। तो नोकिया एकाधिकार रखी थी
अपने मार्केट में, ठीक है। मोटरोला था पहले, फिर नोकिया आया, ठीक। नोकिया जब आया मार्केट में तो नोकिया के अलावा कोई नहीं लेता था, ठीक। उसके बाद जब एंड्रॉयड फ़ोन आने लगे तो इतने ब्रांड आ गए कि नोकिया अब दिखाई नहीं देती, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो उसको मार्केट से हटाने के लिए कोई और वस्तु आनी चाहिए, तभी तो हटेगी, तभी तो इसका एकाधिकार खत्म होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एकाधिकार में उसका कोई विकल्प ही नहीं है, ठीक है। हटाने का, प्रतिस्थापन करने का विकल्प ही नहीं है, ठीक। चौथा लिखो, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक। नई फर्म जो होती है, फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक। पांचवा, स्वतंत्र कीमत नीति। पांचवा लिखो, स्वतंत्र कीमत नीति। स्वतंत्र कीमत नीति, एक कंपनी होने के नाते जितनी चाहे उतनी स्वतंत्रता है कीमत लेने देने की, ठीक है, जितने को चाहे बेचें। चौथा लिख लिए हो, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक। पांचवा हो गया स्वतंत्र कीमत नीति। तुम लोग अपने चाहोगे तो इसमें जब लिखना होगा कॉपी में तो बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, समझ लो थोड़ा बहुत, ठीक है। वहाँ तो अपना ही दिमाग चलता है, पेपर में चाहे कुछ भी याद करा लो, वही दिमाग चलता है, ठीक। हाँ। छठा, वही जो अंदर से क्रिएटिविटी होती है ना आदमी की, तो एग्ज़ाम में ही निकलती है। बाकी समय कुछ ना निकले लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूर निकल जाएगी, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आ जाएगी आपको, ठीक है। छठवां, कीमत विभेद संभव है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में बता चुका हूँ आप लोगों, ठीक है। कीमत विभेद संभव है। सातवां, वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण। वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण बता ही चुका हूं। दीर्घकाल में असामान्य लाभ अर्जित करना। नेक्स्ट, आठवां, दीर्घकाल में असामान्य लाभ अर्जित करना। ज़्यादा टाइम तक रहेगा मार्केट में तो अधिक लाभ ही तो पाएगा। उससे नहीं, दीर्घकाल में असामान्य लाभ अर्जित करना। हो गया, ये थे 8 विशेषताएं। अब लिख लो एकाधिकार का वर्गीकरण। एकाधिकार का वर्गीकरण। पहला, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक एकाधिकार। व्यक्तिगत मतलब होता है, जो मैं बताया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वाली एग्जाम्पल दिया, ठीक। तो ये व्यक्तिगत है, बिल गेट्स की कंपनी है, ये व्यक्तिगत एकाधिकार है। और सार्वजनिक एकाधिकार किसका है? टाटा, जैसे टाटा बताया। सार्वजनिक एकाधिकार जो है टाटा का है, क्या है? ये प्राइवेट लिमिटेड है, सरकार द्वारा निर्धारित होती है, लिमिटेड होती है। उत्पादन तो टाटा करता है लेकिन वितरण और शेयर सरकार का भी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सार्वजनिक क्या नाम है, एकाधिकार है। टाटा का सार्वजनिक एकाधिकार है क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू इस ये प्रोडक्ट अपना बेच रही है, ठीक है, एकाधिकार हुआ। दूसरा, साधारण व विवेचनात्मक एकाधिकार। साधारण व विवेचनात्मक एकाधिकार। साधारण व विवेचनात्मक एकाधिकार। पूर्ण तथा अपूर्ण एकाधिकार। पूर्ण तथा अपूर्ण एकाधिकार तीसरा था।
ये सब एक अधिकार जब समझ में आएगा तो पूरा लिख जाओगे सब, जब समझे। चलो ठीक है। अब एक हेडिंग है तुम लोगों को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कोई 3 ईयर वाला भी है इसमें, सब 5 ईयर वाले हैं सब। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का कॉन्सेप्ट जो लाया था, किसने लाया था? चेम्बरलिन ने। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का कॉन्सेप्ट चेम्बरलिन ने सबसे पहले किया था, ठीक है। उसने बताया था कि एकाधिकार प्रतिस्पर्धा होती क्या है। तो एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा एवं एकाधिकारी का मिश्रण रूप कहा जाता है। एकाधिकारी ठीक है, किसने दिया था? चेम्बरलिन ने। प्रोफेसर चेम्बरलिन के शब्दों में लिख लो, चेम्बरलिन के शब्दों में मोनोपोलिस्टिक एकाधिकार प्रतिस्पर्धा लिखो। क्या कहे हैं चेम्बरलिन ने? एकाधिकारिक प्रतियोगिता अर्थशास्त्र के इस एकाधिकारिक प्रतियोगिता अर्थशास्त्र के इस परंपरागत दृष्टिकोण के लिए एक चुनौती है कि प्रतियोगिता और एकाधिकार वैकल्पिक हैं। तथा किसी वस्तु के मूल्यों का स्पष्टीकरण इन दोनों में किसी एक के रूप में किया जाना चाहिए। किसी एक के रूप में किया जाना चाहिए। इसके विपरीत एकाधिकारिक प्रतियोगिता में यह माना गया कि अधिकांश आर्थिक स्थितियां प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों की मिश्रित रूप होती हैं। जो प्रतियोगिता होती है मार्केट में, ठीक है, प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों की मिश्रित रूप होती हैं, ठीक है। ठीक, जो मार्केट में प्रतियोगिता होती है, ठीक है, मार्केट में कैसी प्रतियोगिता होती है? तुम लोग कौन सी प्रतियोगिता देखोगे?
कौन सी प्रतियोगिता में रहते हो तुम लोग? स्टूडेंट हो तो कौन सी प्रतियोगिता करते हो? नहीं समझ पा रहे हो? कंपटीशन तुम लोग देते हो कि नहीं दोगे? आप बड़े हो रहे हो तो कंपटीशन दोगे ना। तो उसमें किसी ना किसी को तुम लोग क्या करोगे, बाहर करोगे ना। यदि फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मान लो तुम्हें सिलेक्शन लेना है किसी पोस्ट के लिए कंपटीशन के थ्रू, तो किसी ना किसी को बाहर करोगे तभी तो लोगे। क्या होता है, प्री में होता है 1 पे 10 लोग पास किए जाते हैं, एक सीट पे 10 लोग पास किए जाते हैं। फिर क्या होता है, मेंस होगा, 1 पे 10 पास करते हैं। यदि बड़ा कंपटीशन है तब, 3 स्टेज का कंपटीशन है तब, 1 डे है या 2 स्टेज की एग्ज़ाम है तो 3 तब 3 का होता है। 1 पे 10, एक सीट पे 10 लोगों को पास किया जाता है, ठीक। किसी में 15 भी पास करते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, एक सीट के लिए तुम पास हुए 10, प्री में 10 पास हुए, फिर मेंस में कितने पास हो गए, 3, एक सीट पे 3 हो गए। अब इंटरव्यू में कौन होगा, 1 पे 1 ही होगा ना। अब कितने लोगों को बाहर करते आए हो तब जाके फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें से 9 लोगों को बाहर किए अपनी एक सीट के लिए, फिर इसमें से 2 लोगों को बाहर किए, फिर जाके लास्ट में अपने बैठ गए सीट पे। तो ऐसे ही मार्केट भी चलता है। किसी चीज़ को कहीं से कोई वस्तु मार्केट में आई तो कोई और लेके आएगा तो प्रतिस्थापित करेगा, कोई और ले आएगा तो उस प्रतियोगिता चलती रहती है, उन सब चीज़ों की चलती रहती है। मटर है तो कई तरह की मटर है, कोई बड़ी वाली मटर लेके आता है, कोई छोटी वाली, कोई देसी वाली मटर लेके आता है, ठीक है। तो ऐसे ही सब प्रतियोगिता चलती रहती है उसमें भी, ठीक है। प्रतिस्पर्धा हर जगह है, उसी को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। कंपटीशन हर जगह है, चाहे वो मार्केट हो, चाहे स्टूडेंट लाइन हो या टीचिंग लाइन हो, हम में भी है। यदि मैं यहाँ स्टैंड नहीं कर रहा हूँ, कोई और अच्छा टीचर आ जाता है तो मुझे क्या होगा, मुझे वो निकाल देगा, वो प्रतिस्थापित कर देगा अपने योग्यता से। अब मैं अपनी योग्यता से जाऊँगा क्योंकि मेरे में योग्यता ही नहीं है, मैं तो जाऊँगा ही, ठीक है। वैसे ही हर जगह है, हर जगह कंपटीशन है, मार्केट में भी है। एक सब्जी एक तरह की सब्जी कई लोग ले आ दिए तो एक का बिकेगा ही नहीं, किसी का एकदम ना बिकेगा, किसी का एकदम पूरा बिक जाएगा, वही होता है, ठीक। तो यहाँ भी प्रतिस्पर्धा है। एकाधिकार में बहुत चीज़ है कि प्रतिस्पर्धा है, ठीक। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा प्रमुख विशेषताएं लिख लो। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रमुख विशेषताएं 3-4 विशेषताएं हैं, वो लिख लो। हाँ? देखो तुम LLB वाले हो तो इनको पढ़ने दो। हम नहीं ठीक है, चलो लिखो। पहला, प्रतिस्पर्धा तथा एकाधिकार का मिश्रण। प्रतिस्पर्धा तथा एकाधिकार का मिश्रण। दूसरा, विक्रेताओं की अधिक संख्या। विक्रेताओं की अधिक संख्या। तीसरा, फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन। फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन मतलब किसी फर्म का प्रवेश हो जाएगा और किसी फर्म को निकलना पड़। बहिर्गमन मतलब निकलना होता है, निकल जाना होता है, मार्केट से उसकी वस्तु निकल जाती है, नहीं रह पाती, टिक नहीं पाती, इसलिए निकल जाती है, ठीक। चौथा, वस्तु विभेद। वस्तु विभेद, वस्तुओं का कई तरह का होना। विभेद मतलब होता है डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। अभी ये हो गया आप लोगों का चौथा यूनिट पूरा हो गया, ठीक है। आज चौथा यूनिट पूरा हो गया। 5वां यूनिट पढ़ाऊँगा फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग,